हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। देखिए, बिफोर हम आज की एडिटोरियल डिस्कशन को स्टार्ट करें, एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है सुमित सर की तरफ से आप सभी के लिए। सुमित सर ने कहा है कि वो भी काफ़ी मिस कर रहे हैं आप सभी के साथ एडिटोरियल डिस्कशन करना। बट द थिंग इज कि कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से सर थोड़ा आज पिछले कुछ दिनों से थोड़ा बिजी चल रहे हैं। एंड इस वजह से एडिटोरियल डिस्कशन लेने में उनको काफ़ी मुश्किल आ रही है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपाइड है कुछ और वर्क्स के अंदर। एक बार सर थोड़ा फ्री हो जाए, फिर डेफिनेटली सर भी चाहते हैं कि आप सभी के साथ वापस आएँ एंड एडिटोरियल डिस्कशन करें। ठीक है? तो बहुत ही जल्द सुमित सर आप सभी के साथ वापस आएँगे, ठीक है ना? एंड वापस से पूरी एनर्जी के साथ हम वापस से एडिटोरियल डिस्कशन को वापस उसी ढंग से रिज़्यूम करेंगे। ठीक है? तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज के डिस्कशन की स्टार्ट करते हैं। आज की डेट है, आप जानते हो, 17th अक्टूबर। एंड आज हम टोटल 3 एडिटोरियल डिस्कस करने हैं। पहला है फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग। यहाँ पर राइटर बात कर रहे हैं कि किस तरह से एक जो फूड है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड इंडिया इसमें क्या कंट्रीब्यूशन प्ले कर सकता है, ये चीज़ें हमें देखनी है। उसी तरह से आप जानते हो नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स मिला है इस बार, इसके रिगार्डिंग थोड़ी चर्चा करेंगे। एंड थर्डली हमें जो डिस्कशन करनी है, जो थर्ड आर्टिकल है, वो है रिगार्डिंग लोकल गवर्नेंस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड राइटर ने बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए हैं जिनको हम अपने मेंस के आंसर्स में काफ़ी आसानी से कोट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले एडिटोरियल से। पहला एडिटोरियल डिस्कस कर रहा है फूड डे एज अ रिमाइंडर टू लीव नो वन बिहाइंड। दरअसल में ना जो 16 अक्टूबर होता है उसको एज अ हम फूड डे सेलिब्रेट करते हैं। तो इसी वजह से जो वर्ल्ड फूड डे की बात कर रहा हूँ, तो वर्ल्ड फूड डे हमारा 16 अक्टूबर को होता है। तो वो एक तरह से राइटर यहाँ बात कर रहे हैं कि वो हमें रिमाइंड करना चाहिए कि कोई भी हमसे पीछे ना छूट जाए, कोई भी ऐसा ना हो कि जिसके अंदर हंगर और माल न्यूट्रिशन इस तरह की चीज़ें वहाँ पे दिक्कत ना दें। ये इंश्योर करना हमारी बहुत मेजर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, राइट? अगर थोड़ा डेटा की बात करें तो देख सकते हो कि नियरली 82 828 मिलियन जो लोग हैं, उनके पास खाने के लिए इनफ खाना नहीं है। एंड साथ ही साथ सिवियर हंगर की कैटेगरी में 50 मिलियन लोग आते हैं। एंड देखो, अगर इंडिया की बात करें, अभी थोड़े दिन पहले ही ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो था, उसके रिगार्डिंग काफ़ी चर्चा हुई। ठीक है? हमारी गवर्नमेंट ने भी कहा कि इसकी मेथोडोलॉजी हमें ठीक नहीं लग रही, क्योंकि कुछ इश्यूज हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग। बट ओवरऑल ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने इंडिया को एक सीरियस कैटेगरी में डाला हुआ है, क्योंकि जहाँ पे काफ़ी कंसर्न्स हैं फूड और सिक्योरिटी के रिगार्डिंग। बट यहाँ पर राइटर साथ ही साथ क्या बात कर रहे हैं कि जैसे कोविड-19 पैंडेमिक हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, साथ ही साथ इन्फ्लेशन हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, इनइक्वालिटी, इन सभी वजह से क्या हुआ है, फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी वो नीचे आई है। आप सभी देखो, जानते हो, हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ठीक है, उसके अंदर एक गोल हमारा ये भी है, जो एसडीजी 2 की बात कर रहा हूँ, जीरो हंगर। तो कहीं ना कहीं अगर हमें 2030 तक इस टारगेट को अचीव करना है ना, तो अभी हमें बहुत ज़्यादा स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। अभी वर्ल्ड में जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो काफ़ी नहीं है कि हम जीरो हंगर या एसडीजी 2 को अच्छे से अचीव कर पाए। इसी तरह से हंगर हॉटस्पॉट आउटलुक, ये पर्टिकुलर जो एक रिपोर्ट है बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफएओ और साथ ही साथ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इन दोनों के जो कॉम्बिनेशन से ये रिपोर्ट आती है, इन्होंने भी ये चीज़ नोटिस करी है कि 45 कंट्रीज के अंदर नियरली 20 करोड़ लोगों को इमरजेंसी फूड असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, अगर वो सर्वाइव करना चाहते हैं। ठीक है? तो काफ़ी मेजर एक अलार्मिंग सिचुएशन है पूरी वर्ल्ड के अंदर। इवन साथ ही साथ जो हमारे जैसे कोविड-19 पैंडेमिक तो है ही है, बाकी जो रशिया यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा है, उस वजह से भी कहीं न कहीं कंट्रीज़ को मेजर इश्यूज़ इसके कॉरस्पॉन्डिंग फेस करने पड़ रहे हैं। और देखो, फूड क्या है? फूड एक तरह की बिल्कुल बेसिक नेसेसिटी है। अगर मान लो किसी को खाना ही नहीं मिल रहा, तो यहीं से तो सारी चीज़ों की दिक्कत स्टार्ट होती है। कहीं जो पीस होता है, प्रॉस्पेरिटी होती है, वो तभी अचीव हो पाएगी जब लोगों के पेट भरे जा पाएँगे। नहीं तो होगा क्या? लोग तो ये सोचेंगे कि हमें तो खाने को भी इनफ नहीं मिल रहा, और इससे फिर नेगेटिविटी आ सकती है एंड ओवरऑल जो सोसाइटी का एनवायरनमेंट है, वो काफ़ी नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर राइटर बात कर रहे हैं कि अगर हमें ये 2030 वाला जो एजेंडा है, कहीं न कहीं ज़ीरो हंगर वाला, उसको अगर अचीव करना है, तो कलेक्टिव और ट्रांसफॉर्मेशनल एक्शन चाहिए। यहाँ पर सभी को मिलकर साथ आना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ ही कंट्रीज़ काम कर रही हैं, नहीं। बट इंडिया का यहाँ पर राइटर ये भी बोल रहे हैं कि इंडिया का मेजर रोल होने वाला है अगर इसको हम अचीव करना चाहते हैं। देखो, रीज़न क्या है इसके पीछे का? एक तो रीज़न है इंडिया की अच्छी हिस्ट्री। हिस्ट्री के सेंस में देखो, आप जानते हो, पहले इंडिया यूएस और बाकी कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट था अपने फूड की नेसेसिटीज़ के लिए। जैसे आप जानते हो, पब्लिक लॉ 480 प्रोग्राम के अंदर हम यूएस से व्हीट इंपोर्ट किया करते थे।
बट इंडिया ने बाद में आपने देखा किस तरह से लाल बहादुर शास्त्री जैसे जय जवान जय किसान का नारा लेके आते हैं, उसी तरह से हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुई, ठीक है ना, न्यू एग्रीकल्चर जो स्ट्रेटजी हमने लेकर आए, उसके बेसिस पे हमने क्या किया, सेल्फ सफिशिएंसी को अचीव किया है आज के टाइम पे। और अगर आप कहीं ना कहीं देखो ना, स्पेशली पिछले 20-30 सालों में, तो इंडिया ने एक बहुत अच्छा काम किया है इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर। कैसे? आप देखो 1991 के बाद इंडिया हमेशा हर साल नेट एक्सपोर्टर रहा है एग्री प्रोड्यूस का। तो ये कहीं ना कहीं क्या दिखाता है, ये क्लियरली दिखाता है कि इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो चुका है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन से जहां पर हम यूएस से चीजें मंगाते थे, वहां से एक नेट एक्सपोर्टर होना, ये डेफिनेटली इंडिया के स्ट्रॉन्ग विल को शो करता है। 2021-22 में भी हमने लगभग 49 बिलियन डॉलर का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट किया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं, किस तरह से इंडिया का क्या फोकस था। बट कहीं ना कहीं देखो, हमारे यहाँ पे इंडिया में आप देखते हो ड्रॉट आ गया, कहीं पे फ्लड्स आ गया, कहीं पे किसी और रीजन की वजह से हमारी फसल खराब हो जाती है। तो इंडिया को इंश्योर क्या करना है, इंडिया को ये इंश्योर करना है कि क्लाइमेट जैसे जैसे चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से हमें रेजिलियंस लेकर आनी है, कुछ नई टेक्निक्स हम लेकर आ सकते हैं। बात देखो इंडिया के एक्सपोर्ट्स की करें, जैसा हमने देखा इस बार 49 से भी ज्यादा बिलियन डॉलर्स का हमने एक्सपोर्ट किया। बट ये मेजरली कौन से सेक्टर्स में था, जैसे राइस हो गया, राइस में भी दोनों बासमती राइस एज वेल एज नॉन बासमती राइस, उसके अलावा शुगर हो गया, हमारे जो मेरीन प्रोडक्ट्स होते हैं उनके हम एक्सपोर्ट करते हैं, साथ साथ स्पाइसेस, टेक्सटाइल, ये सारी चीजें हमारे मेजरली एक्सपोर्ट के सोर्सेज रहते हैं, मतलब एक्सपोर्ट इन चीज़ों में किया जाता है। इसके अलावा आप देख लीजिए लास्ट ईयर अगस्त के अराउंड अफगानिस्तान में क्राइसिस देखने को मिला, तो इंडिया ने आज तक वहां पर भी हम फूड एड देते हैं, राइट। साथ ही साथ रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से भी वर्ल्ड में काफी इश्यूज आए, क्योंकि आप जानते हो रशिया और यूक्रेन वीट के मेजर प्रोड्यूसर्स हैं, और वहां पर जब वॉर चल गई है तो काफी दुनिया में वीट की शॉर्टेज आ गई है। तो यहाँ पर इंडिया का रोल भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पर देखो सिर्फ वर्ल्ड में नहीं, इंडिया की भी खुद बात करो, जैसे इंडिया की देखो पॉपुलेशन लगभग 150 करोड़ हो जाएगी आने वाले 7 से 8 साल के अंदर। अब ऐसे सिस्टम में जहां पर हमारी पॉपुलेशन काफी तेजी से बढ़ी है, वहां पर हमें जो सिस्टम्स है एग्रीकल्चर के, वो भी इंश्योर करने होंगे, ताकि उसी स्टैंडर्ड के हो कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को यहाँ पर फीड किया जा पाए, डेफिनेटली। और हमारी गवर्नमेंट ने उसी डायरेक्शन में कुछ स्टेप्स भी लिए हैं, जैसे कि परंपरागत कृषि विकास योजना। ये जानते हो कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग या जो पार्टिसिपेटरी फार्मिंग होती है उसके साथ ही साथ ये लिंक्ड है, परंपरागत कृषि विकास योजना। साथ ही साथ कृषि सिंचाई योजना, यहाँ पर भी हमने किस तरह से हम जो इरिगेशन है उसका प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इसका जो नारा दिया गया है हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो डेफिनेटली वाटर यूज एफिशिएंसी को इंक्रीज करना, ये सारे स्टेप्स गवर्नमेंट के द्वारा लिए जा चुके हैं। साथ ही साथ सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, कि सॉइल के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी जो रेशो हो वो सही रेशो में हो। जैसे आप जानते हो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की एडिक्वेट रेशो क्या होनी चाहिए, 4:2:1। इसके अलावा और भी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी भी एक प्रॉपर हमें चाहिए होती है कि किस किस पर्टिकुलर मात्रा में हो। तो ये सारे स्टेप्स गवर्नमेंट के द्वारा डेफिनेटली लिए गए हैं। इसके साथ ही बात करें आईफेड की, ठीक है, तो आईफेड के साथ साथ और भी जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव स्पेशली, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री पोषण स्कीम, ये देखो सारी स्कीम्स क्या थी। स्पेशली मैं गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करूं, तो जब 2020 का कोविड-19 पेंडेमिक आया, तो उन पर्टिकुलर पेंडेमिक को वहां पर जब लोगों के पास पैसे नहीं थे या फिर खाने के लिए अनाज नहीं था, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक बहुत ही क्रिटिकल रोल निभाया है वहां तक उनके तक राशन पहुंचाने के लिए, राइट। तो एफएओ की देखो, यही एफएओ भी बात कर रहा है कहीं ना कहीं कि किस तरह से एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे बन जाता है। अब देखो इस बार का मैंने आपको बताया वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को था। तो वर्ल्ड फूड डे की एक तरह से क्या थीम है, एक तरह से लीव नो वन बिहाइंड, चाहे गरीब हो अमीर हो, सबके लिए फूड सिक्योरिटी एक नेसेसिटी है। तो यही इस बात का थीम था। एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन भी होना चाहिए। इवन देखो कई बार ना हम हंगर को जब सोचते हैं, तो हम सिर्फ एक प्रकार के हंगर की सोचते हैं कि अच्छा खाना नहीं मिला तो हंगर हो गया। बट हंगर की डायमेंशन बहुत बड़ी है, जैसे कि हिडन हंगर। अगर अगर अलग अलग हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, मान लीजिए अगर आपको खाना मिल भी गया पर अगर वो पौष्टिक खाना नहीं था, अगर हर प्रकार के न्यूट्रिएंट्स उसमें नहीं थे, तो डेफिनेटली आपकी बॉडी को उतने जो एडुकेट चीजें चाहिए थी वो उसको नहीं मिल पाई। इसी वजह से माल न्यूट्रिशन हो गया, स्टंटिंग हो गया, वेस्टिंग हो गया, या बच्चों के केस में आप देखते हो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट हो गया। ये सारी चीजें बढ़ती हैं क्योंकि हिडन हंगर को हमने शायद उतने वे में टैकल नहीं कर पाए
जितना हमें एफर्ट्स करने चाहिए थे, ठीक है ना। बट फिर भी राइटर बोलते हैं कि ठीक है, हमने डेफिनेटली अच्छा काम भी किया है, जो हमने जैसे गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम्स देखी, ठीक है, गरीब कल्याण अन्न योजना देखी या फिर जो और हमने देखी, उसके साथ ही नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एनएफएसए है, उसके साथ ही टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो उसके अंदर हो गया है, पीएम पोषण स्कीम। तो इस तरह से गवर्नमेंट की मल्टीपल स्कीम्स हैं जिन्होंने डेफिनेटली गरीब लोगों तक खाना पहुंचाने में बहुत मेजर रोल निभाया है। कोविड 19 पैंडेमिक के टाइम भी आप देख लीजिए कि 130 करोड़ जैसे हमारे लोग हैं, उनमें से बहुत एक मेजर चंक ऑफ लोगों तक खाना पहुंचाना कोई आसान टास्क नहीं है, बट हमारी गवर्नमेंट ने ये चीजें कर कर दिखाई हैं, ठीक है ना। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम स्टेट गवर्नमेंट्स नेशनल गवर्नमेंट्स के साथ इसी तरह से काम करता है। इसके अलावा राइस फोर्टिफिकेशन, जैसे मान लीजिए राइस थे तो राइस में कुछ और चीजें ऐड कर दी, जैसे मान लीजिए विटामिन ए ऐड कर दिया। तो इस तरह से क्या हुआ, अगर आपके अंदर विटामिन ए की कमी थी तो जैसे ही आप राइस खाओगे जो कि क्या है, फोर्टिफाइड है, तो आपके अंदर विटामिन ए की कमी कंप्लीट करी जा सकती है। इसके अलावा भी देखो, जैसे आप जानते हो ना कि सॉल्ट के अंदर हमने क्या डाल दिया, आयोडीन डाल दिया। तो अगर किसी के अंदर आयोडीन की कमी होगी तो जैसे ही वो नमक खाएगा उसके अंदर आयोडीन की कमी धीरे धीरे कम होती रहेगी। प्रॉपर सैनिटेशन, ठीक है ना। हेल्थ का मतलब या हेल्थ का मतलब काफी एक ब्रॉड डायमेंशन में लिया जाता है। यहाँ वाटर भी आ गया, सैनिटेशन भी आ गया, क्लीन एनवायरनमेंट भी आ गया। ये सारी चीजें हमें यहाँ पे प्रॉपरली देखनी पड़ेंगी। इसके साथ ही आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स थे, ठीक है, हमने काफी अंदर देख भी लिया। एंड देखो यहाँ पर आप इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ से भी देख सकते हो, इन्होंने इंडिया की तारीफ करी है। तारीफ किस तरह से इसमें, कि अगर जैसे हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को यूटिलाइज किया, जिसके अंदर लोगों तक खाना पहुंचाया, इससे ये इंश्योर हो पाया कि पॉवर्टी बहुत ज्यादा ना बढ़े, या फिर जो एक्सट्रीम पॉवर्टी के केसेस हैं हम उनको अच्छे से टैकल कर पाए। 2020 के अंदर ही लगभग 80 करोड़ बेनिफिशियरीज को यहाँ पे कवर किया गया। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को खाना खिलाना, उनके तक अपने राशंस को पहुंचाना, ये गवर्नमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम था। तो इंडिया देखो एक लीडर की तरह उभर कर आया है, राइट। एंड इवन आप जानते हो कि G20 की इंडिया प्रेसिडेंटशिप लेने वाला है। तो वहां पर क्या हो सकता है, इंडिया इंश्योर कर सकता है कि ये फूड एंड न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग जो इश्यूज हैं वहां पर भी टैकल किए जाएं, ठीक है। ग्लोबली आपस में कंट्रीज मिलके इस डायरेक्शन में काम करें ताकि नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड। अगर इसको एक्चुअल में इमेजिन करना है या इसको रियलाइज करना है, जो हमारा 2030 का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का आइडिया है, उसके लिए स्टेप तो डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही देखो सॉइल डिग्रेडेशन की भी राइटर बात कर रहे हैं। मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था कि नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम की हमारे पास जो रेशो होनी चाहिए वो प्रॉपर होनी चाहिए, 4:2:1। बट क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं तो ये रेशो के अंदर काफी मेजर चेंजेस आ गए हैं, क्योंकि हम यूरिया का एक्सेसिव यूज करते हैं या फिर पानी का हम ढंग से यूज नहीं करते। न्यूट्रिशन वैल्यू इस वजह से काफी खराब हो चुकी है। तो इस चीज के लिए प्रॉपर अटेंशन की जरूरत है। और ये प्रॉपर अटेंशन आएगी कहाँ से, इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है, दैट इज मिलेट्स, ठीक है ना। मिलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मिलेट्स के अंदर आप देखते हो कि मिलेट्स ना देखो एक्चुअल में बहुत बेनिफिट्स हैं। किस सेंस में, पहला मैंने आपको क्या बताया कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो देखो मिलेट ऐसी चीज है जिनको बहुत ज्यादा क्लाइमेट के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। ये कम पानी के, कम बारिश के अंदर भी यूज हो जा सकते हैं, अनफर्टाइल सॉइल के अंदर भी यूज हो जाते हैं। साथ ही साथ बाकी चीजों में ना हमें हमारे किसानों को बहुत ज्यादा इनपुट्स देने पड़ते हैं कि पानी की व्यवस्था करो, अलग अलग तरह के फर्टिलाइजर सीड्स लेकर आओ, ठीक है ना। बट यहाँ पर मिलेट्स के अंदर फार्मर्स को उतने इनपुट्स नहीं देने पड़ते, तो ये उस तरह से भी बेनिफिट हो गया। साथ ही मैंने बात क्या करी, हिडन हंगर की बात करी। अब मिलेट्स को अगर हम अच्छे से यूटिलाइज करें तो हिडन हंगर का मुद्दा भी काफी हद तक सॉल्व किया जा सकता है। तो हमारे न्यूट्रिशन के लिए भी अच्छे हैं, हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं, हमारे प्लेनेट के लिए भी अच्छे हैं। तो देख रहे हो हर तरफ से ही फायदा है अगर हम मिलेट्स को यूज करते हैं। इसी वजह से हमारी गवर्नमेंट ना बहुत फोकस कर रही है, इनको सुपर फूड्स की तरह प्रमोट किया जा रहा है। 2018 के अंदर हमने नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी सेलिब्रेट किया। अब 2023 आने वाला साल ना हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बनाएंगे। तो बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि इंश्योर किया जा पाए कि मिलेट्स के रिगार्डिंग ना वर्ल्ड के अंदर ही काफी अवेयरनेस फैले, राइट। इसके साथ ही आप देख सकते हो किस तरह से ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। लेस वाटर, जेनेटिक डाइवर्सिटी इंप्रूव होती है, तो सारी चीजें इसमें अंदर आप देख सकते हो मिलेट्स के कॉरस्पॉन्डिंग। हमारे हमने सब मिशन ऑन नेशनल न्यूट्री सीरियल्स, ठीक है, इसको न्यूट्री सीरियल्स की बोला जाता है, एज अ पार्ट ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन भी स्टार्ट किया हुआ है। एंड इवन देखो अगर आप थोड़ा करंट अफेयर्स को फॉलो करते हो
तो डॉक्टर एस जयशंकर ने ना, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने भी एक बार बोला था कि मिलेट्स इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्ट पावर का काम कर सकते हैं। देखो वर्ल्ड में ये सारी चीजों की दिक्कतें हैं, हंगर से रिलेटेड या बाकी सारी चीजें, ठीक है। तो इंडिया अगर कहीं ना कहीं मिलेट्स को एक्सपोर्ट करे, उन पर्टिकुलर कंट्रीज को कॉरस्पॉन्डिंग दे, तो वहां पर हंगर, हिडन हंगर, इस तरह की सिचुएशंस को हम रोक सकते हैं। एंड मिलेट्स विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, ताकि बाकी कंट्रीज का हमारे रिलेशन इंप्रूव हो, हमारे इंडिया की सॉफ्ट पावर इंप्रूव हो। ये पॉइंट डॉक्टर एस जयशंकर जी ने बोला था, ठीक है। तो इंडिया देखो काफी मेजर प्रोड्यूसर है इसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो डेफिनेटली इंडिया का एक की रोल यहाँ पे बन जाता है। इवन साथ ही साथ बहुत सारे हमारे स्टेट लेवल मिशन भी चल रहे हैं, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश वगैरह में, जो कहीं ना कहीं पर्टिकुलर स्टेप्स में एक इंपॉर्टेंट लीडर की तरह एक्ट कर सकते हैं। उसी तरह से बात करें आईफेड की, दैट इज इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, उनकी तरफ से एक तेजस्विनी प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि इन्होंने एक चीज नोटिस करी कि मध्य प्रदेश के अंदर जब मिलेट्स को ग्रो किया गया, तो नियरली 7 से 8 साल के अंदर ही इनकम 10 गुना ज्यादा बढ़ गई। तो हमने, हमारा आइडिया नहीं था कि फार्मर की, विलेज फार्मर्स की इनकम हमें क्या करनी है, दुगनी करनी है। तो मिलेट्स वहां पर भी रोल बहुत एक अच्छा प्ले कर सकते हैं। बायोडिवर्सिटी इनहेंस होती है, यील्ड बढ़ जाएगी, आपकी न्यूट्रिशन, हमने अभी देखा ना, जैसे फॉर एग्जांपल एनपीके की रेशियो मैंने क्या बताया कि ये खराब हो रही है, राइट। पर अगर हम मिलेट्स को करें, यूटिलाइज करें, उनको अच्छे से ग्रो करें, तो इस रेशियो को भी हम अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। तो हर तरफ से ही आप देख रहे हो, हर तरफ से हमें इसके बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। तो इस वजह से मिलेट्स आर गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियाज फ्यूचर। इसके साथ ही वुमेन हो गया, देखो वुमेन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी अगर हमें मिलेट्स को अडॉप्ट करना है। क्यों? क्योंकि देखो ये आप, वुमेन थोड़ा ज्यादा इन चीजों के बारे में जानती है कि हेल्थ के लिए क्या चीज बेनिफिशियल है, कैसे इन चीजों को ग्रो करना है। तो डेफिनेटली वुमेन का रोल सबसे प्राइमरी होने वाला है। इसके साथ ही जैसे G20 की मैंने बात करी कि G20 की जो प्रेसिडेंटशिप आने वाली है, उसके अंदर इस चीज को प्रमोट किया जा सकता है, वैल्यू चेन्स को स्ट्रेंथन किया जा सकता है। ये सारी चीजें हम कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पर अगर करें, तो ओवरऑल सभी पर्टिकुलर स्टेक होल्डर्स को यहाँ पे बेनिफिट्स होने की डेफिनेटली पॉसिबिलिटी रहती है। तो यही एक तरह से जो राइटर है यहाँ एक तरह से कंक्लूड कर रहे हैं कि इस तरह से अगर हम अपने वैल्यू चेन्स को बनाएं, अगर फूड सिक्योरिटी को एनहेंस करें, साथ साथ अच्छे नेटवर्क्स को लेकर आए, तो इन सभी चीज़ों के साथ हम इन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और हमारा जो प्लान है कि प्रिंसिपल ऑफ लिविंग नो वन बिहाइंड, जो कि इस बार के वर्ल्ड फूड डे के 16 अक्टूबर का थीम है, वहां पर इन चीज़ों को हम अगर रियलाइज करना है, तो वहां पर मिलेट्स का और बाकी इंडिया के ओवरऑल जो लीडरशिप है उसका एक पॉइंट रोल रहने वाला है। तो ये हमने डिस्कस किया फर्स्ट आर्टिकल। चलते हैं सेकंड एडिटोरियल की तरफ, और सेकंड एडिटोरियल डिस्कस करता है फाइनेंशियल क्राइसिस के साथ कंसर्न। देखो एक्चुअल में ना, ये इस बार का आप जानते हो इकोनॉमिक्स का प्राइज मिला है, जो नोबेल प्राइज होता है, राइट। तो वहां पर जिनको मिला है, उन्होंने फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपनी रिसर्च दे रखी है, उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं, और इसको आप जीएस पेपर 3 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखिए यहाँ पर जो इस बार का, स्पेशली मैं नोबेल प्राइज की बात कर रहा हूँ, तो फाइनेंशियल सेक्टर आप वैसे भी जानते हो कि इन जनरल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बैंक्स का एक सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल स्टेज होता है हर जगह पे, चाहे वो नॉर्मल सिचुएशन हो, चाहे वो फाइनेंशियल क्राइसिस की सिचुएशन हो। तो इस बार जो 3 नोबेल प्राइज मिले हैं ना, बर्नांके जी, डायमंड एंड डिब्बिक जी को, इन्होंने बैंक्स के कॉरस्पॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल एक ना बताया है। पहले समझते हैं डायमंड और डिब्बिक जी का रोल। इनका ना एक 1983 का पेपर है, वहां पर इन्होंने बैंक रन के रिगार्डिंग ना कुछ बात करी हुई है, उसको समझते हैं। देखो पहले ना समझो, बिल्कुल सिचुएशन क्या है, नॉर्मल सिचुएशन, ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं हो रही, सब बढ़िया चल रहा है, इकोनॉमी ठीक चल रही है, कोई वॉर नहीं है, कोई फ्लड नहीं है, कोई वैसा कुछ नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन में आपको पता क्या लगेगा कि बैंक्स तो बहुत खुश होंगे, बट ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होते, समझने की कोशिश करना। मान लीजिए एक आप हो, एक मैं हूं, ठीक है, और बीच में ये क्या है, बैंक, ठीक है। अब मान लो आप क्या हो, डिपॉजिटर। डिपॉजिटर मतलब आप बैंक में पैसा जमा कराते हो, ठीक है। आप जैसे हम सभी का अकाउंट होता है, किसी में मान लो एसबीआई है, एसबीआई में मान लो आपने क्या कर दिया, 10,000 रुपए जमा करवा दिए, या 1 लाख रुपए जमा करवा दिया, मान लेते हैं, ठीक है। मैं क्या हूं, मैंने बैंक से लोन लिया है, समझ रहे हो, मैंने बैंक से लोन लिया है। तो मैंने मान लो 90,000 का या मान लो 80,000 का लोन लिया हुआ है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार बैंक को तो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा, कंसिडरिंग द फैक्ट कि आपने डिपॉजिटर ने मान लो 4% पे इसको डिपॉजिट पे दिया हुआ है, मतलब एज एन
इंटरेस्ट रेट मिलेगा सेविंग्स जो करी हुई है, और यहाँ पर इसने 8% का मैंने लोन लिया हुआ है। बट एक सिचुएशन आप इमेजिन करना भूल गए, व्हाट इज दैट? आपने ना 1 लाख रुपया डाला तो हुआ है बैंक में, पर आपकी जब मर्जी हो तब आप जाके निकाल सकते हो। समझ रहे हो? आपकी कल को मर्जी हुई कि नहीं यार मुझे ना 50,000 रुपये चाहिए, तो आप डायरेक्टली बैंक में गए और 50,000 रुपये निकलवा लिए। ठीक है, पर क्या ये सेम चीज बैंक मेरे साथ कर सकता है? द आंसर इज नो। इसने मान लो मुझे बोल दिया कि आपको 2 साल के लिए मैं लोन दे रहा हूं, तो 2 साल तक तो पैसे मेरे पास है ना। ऐसा थोड़ी है कि बैंक बोलेगा कि भैया इधर ये डिपॉजिटर बैठा है, इसको आज पैसे चाहिए तो आप आज ही पैसे वापस करो। ऐसा थोड़ी होता है। डिपॉजिटर की जब मर्जी होती है वो तब बैंक से पैसा निकलवा सकता है, पर बैंक सेम चीज लेंडर से जिसने लोन ले रखा है उसको थोड़ी ना सेम चीज बोल सकता है। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं मैच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। जो डिपॉजिटर ने पैसा डिपॉजिट किया बैंक के अंदर, वो था क्या? शॉर्ट टर्म, कम समय के लिए। पर जिसको इन्होंने लोन दिया वो क्या था? लॉन्ग टर्म। ये मैनेज भी तो करना है ये रिस्क को। इसी रिस्क को मैनेजमेंट के एसोसिएशन को क्या बोलते हैं? मैच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। ये बैंक्स को समझना पड़ता है कि कैसे, कितना परसेंट ये कितना लोन देना चाहिए, इनको कितना नहीं देना चाहिए, कैसे ये सिचुएशन हो सकती है। ये सारी चीजें मैच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग होता है कि शॉर्ट टर्म इधर है, ये है लॉन्ग टर्म, इसको कैसे मैनेज करें। ठीक है, ये हो गई बात। इसके साथ ही दूसरी बात एक चीज और समझो कि चलो ये तो समझ आ गई कि शॉर्ट टर्म डिपॉजिट को लॉन्ग टर्म लेंडिंग में कैसे कन्वर्ट करना है, ये बात तो हम समझ गए। अब दूसरी एक चीज नोटिस करो, कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको ना कई बार ऐसे सोचो कि आपको लगे कि नहीं यार बैंक में ना कुछ गड़बड़ चल रही है। ठीक है, गड़बड़ चल रही है इन द सेंस कि आप सोचो कि बैंक में ना कुछ कुछ भी गड़बड़ चल रही है, तो आप क्या सोचोगे? मैं बैंक के पास जाता हूँ, ठीक है, और बैंक से अपना डिपॉजिट जो पैसा डाला हुआ था उसको निकलवा लेता हूँ। अब ये किसी भी कारण की वजह से हो सकता है। हो सकता है किसी ने फेक न्यूज फैला दी कि बोला कि नहीं यार ये बैंक ना डूबने वाला है, राइट, कि बैंक की हालत बहुत खराब है। ऐसे कुछ कुछ भी हो सकता है, एनी रीजन हो सकता है। कुछ इकोनॉमिक अनसर्टनिटी आ जाए, कोई क्राइसिस आ जाए, कोई पॉलिटिकल इवेंट हो जाए, कोई पर्टिकुलर सरकार बदल जाए, समथिंग और द अदर, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, बिल्कुल। तो डिपॉजिटर का सबका मन क्या करेगा कि मैं जल्दी से जल्दी क्या करता हूँ, बैंक में जाऊंगा, अपना पैसा निकलवा लेता हूँ, पता नहीं पैसा वापस मिले या ना मिले। ऐसी सिचुएशन को क्या बोल देते हैं? बैंक रन। जब हर कोई इंसान जाके बैंक से पैसा निकलवाने की कोशिश कर रहा है, तब होती है बैंक रन की सिचुएशन। और ये सिचुएशन बैंक के लिए बहुत दिक्कत वाली बात है। दिक्कत वाली क्यों? ये याद करो ना, कहाँ दिखाया था, ये देखो, इसने पैसा तो 2 साल के लिए दिया हुआ है, ये पैसा वापस कैसे करेगा डिपॉजिटर को बैंक? जब पैसा इसके पास आएगा, पैसा है नहीं, लोग डिपॉजिटर पैसे पैसे मांगे जा रहे हैं। ये हो गया ना बैंक रन की सिचुएशन। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो सकता है? बैंक हमारे हो सकते हैं, फेल हो सकते हैं। चाहिए क्या? अगर ये बैंकों को फेल करना है, फेल होने से रोकना है, सॉरी, या फिर इस पर्टिकुलर बंदे के अंदर थोड़ा ट्रस्ट डेवलप करना है। ट्रस्ट किसके अंदर? बैंक के अंदर, कि यार कोई बात नहीं, अगर मैंने पैसा नहीं भी निकलवाया ना, तब भी बैंक के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। ये ट्रस्ट कैसे आएगा? इंश्योरेंस के थ्रू। इंश्योरेंस का मतलब, अगर आपने मान लो आपने 2 लाख रुपया बैंक के अंदर जमा करा रखा है, अगर कल को बैंक डूब भी गया तो आपको ये पैसा आपको वापस मिल जाए। इंडिया में क्या ये सिचुएशन होती है? आंसर इज यस। वी हैव व्हाट? DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। इसके अंदर क्या होता है? हमें अगर 5 लाख रुपए तक का हमने अगर पैसा बैंक के अंदर जमा करवा रखा है ना, तो कल को अगर बैंक डूब भी गया तो होता क्या है? हमें पैसा वापस आ जाता है। तो इस तरह की कुछ ना कुछ इंश्योरेंस स्कीम जरूरी हैं, ताकि बैंक के अंदर जब भी कोई इस तरह का रिस्क आए, मतलब उसके अंदर ट्रस्ट बिल्ड हो और इस तरह के रिस्क को हम अवॉइड कर पाए। तो ये सारी सिचुएशंस थी जो डिबविग और डायमंड जी ने बोली। ठीक है ना, कि हमें इस तरह की इंश्योरेंस स्कीम्स की जरूरत है, बैंक का क्या रोल होता है, इन्होंने इस तरह की बातें करी। ये सारी स्लाइड्स में ना यही मेंशन हुआ है, कुछ और अलग चीज नहीं है, ये इंश्योरेंस की बातें होगी। ये मैंने आपको एक्चुअली में समझा दी। और ये इनकी जो रिपोर्ट थी, या उनका जो उन्होंने रिसर्च करी, इतनी इंपॉर्टेंट रिसर्च निकल के आई कि इसका अलग से एक विकीपीडिया पेज बन गया है। हाँ, इन्होंने देखा ना, जैसे कि अगर बैंक रन हो गया तो बैंक रन से होगा क्या? बैंक फेल हुए, और बैंक फेल हुए तो उससे क्या हो गया? फाइनेंशियल क्राइसिस। अगर इस फाइनेंशियल क्राइसिस को अवॉइड करना है, इंश्योरेंस स्कीम्स इंपॉर्टेंट है, लोगों के अंदर ट्रस्ट डेवलप करना जरूरी है। और ये सारा इन्हीं पर्टिकुलर रिसर्च पेपर के थ्रू पता लगता है, जो डायमंड और डिब्बी की जी रिसर्च हुई। ये तो होगी 2 नोबेल प्राइज विनर्स की बात। इसी तरह से एक तीसरे भी थे, बेन बर्नांके जी। अब इनका क्या रोल था? देखो, इनका भी पेपर एक्चुअल में 1980s में ही आया, 1983 के अंदर। इन्होंने एक्चुअल में जो 1930s के अंदर ग्रेट डिप्रेशन हुआ था ना, जब यूएस की इकोनॉमी के साथ साथ बाकी और वर्ल्ड की इकोनॉमी भी बहुत बुरा कर रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट की हालत बहुत खराब थी, ये सारी सिचुएशंस। तो यहाँ पर हमें ना 1983 तक पता क्या लगता रहा
हमें ये लगा कि फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से बैंक फेल हो गए। ये थी, मतलब ये आम लोग सोचते थे, मतलब सब लोग तब तक यही सोचते थे कि दुनिया में हालत खराब थी, इस वजह से बैंक फेल हो गए। पर बर्नांके जी ने पता बिल्कुल इसको पलट दिया। कैसे पलट दिया? उन्होंने बोला कि हाँ, एक क्राइसिस था। यहाँ पे ना समझने की कोशिश करना, यहाँ जब मैं फाइनेंशियल क्राइसिस की बात कर रहा हूँ, यहाँ ऐसा समझो कि इट इज अ वेरी बिग थिंग, ठीक है ना, कोई बहुत बड़े क्राइसिस की बात कर रहा हूँ, उस वजह से बैंक फेल हुए। पर बर्नांके जी ने बोला कि क्राइसिस था, छोटी मोटी सिचुएशंस थी बुरी, पर इससे चलो बैंक फेल होने लग गए उसके साथ ही साथ। पर जैसे ही बैंक फेल होने लग गए, तब ये जो क्राइसिस था ना, इट बिकेम अ फाइनेंशियल क्राइसिस या वेरी बिग क्राइसिस। समझ रहे हो? तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि फाइनेंशियल क्राइसिस से बैंक फेल नहीं हुए, बैंक फेल हुए इसलिए फाइनेंशियल क्राइसिस आया। इन्होंने बिल्कुल उल्टा कर दिया। पहले हमें लगता था कॉज ये है फाइनेंशियल क्राइसिस और ये है इफेक्ट, पर नहीं, इन्होंने बोला बैंक फेल हुए ये कॉज था। और क्योंकि बैंक फेल होने से क्या होगा, सोच रहे हो, बैंक फेल हो गए, लोगों को लोन नहीं मिलेगा, क्रेडिट ग्रोथ रुक जाएगी, इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाएगी, उससे क्या आएगा, फाइनेंशियल क्राइसिस। तो फाइनेंशियल क्राइसिस दरअसल में क्या है, इफेक्ट है, कॉज क्या है, बैंक फेल। इन्होंने ये बात बोली, बिल्कुल जो उस टाइम पे तक सोच थी ना, उस सोच को बिल्कुल उलट पुलट के रख दिया इन्होंने। तो इस वजह से इनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इवन इनका कॉन्ट्रीब्यूशन देखो इतना इंपॉर्टेंट है कि बेन बर्नांकी जी ना बाद में 2008 का जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, उस टाइम फेड के चेयरमैन थे, जो यूएस का फेड होता है, और इनकी पॉलिसीज ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया 2008 के क्राइसिस को थोड़ा कम करने में। और साथ ही साथ 2020 में जब देखो कोविड 19 पैंडेमिक आया, उस टाइम भी ऐसी सिचुएशन हो सकती थी जब कुछ ऐसी दिक्कतें आए। पर यहाँ पर क्या हुआ, इन पर्टिकुलर जो नोबेल लॉरिएट्स हैं, इनकी रिसर्च हमारे सामने थी, इनका क्या इंपॉर्टेंस होती है बैंक्स की वो हमें पता थी। इन्हीं सभी वजह से हम कहीं ना कहीं जो क्राइसिस था उसको अवर्ट करने में सक्सेसफुल हो पाए। तो कहीं ना कहीं आप मान सकते हो कि बैंक्स का ना एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है फाइनेंशियल क्राइसिस को रोकने के अंदर। अगर यही सेम चीज बताई थी बर्नांके जी ने कि बैंक्स फेल हुए उससे आया फाइनेंशियल क्राइसिस, तो अगर हमें कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस को रोकना है, बैंकों को फेल होने से रोकना पड़ेगा, गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि ये बैंक्स फेल ना हो। आप याद करो येस बैंक की, जब येस बैंक आई थिंक काफी 2-3 साल पहले की बात है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, काफी बुरी सिचुएशन में था। उस टाइम गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने अपने कदम आगे लेकर आई, येस बैंक को डूबने से बचाया। क्यों बचाया? इसीलिए तो बचाया ना कि अगर येस बैंक डूब गया तो हो सकता है फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ जाए, पर हमने इसको डूबने से रोका, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस को हमने रोक लिया। ये किन्होंने बताया था? नोबेल लॉरिएट्स, जो तीनों की बात करी, ये था इनका कॉन्ट्रीब्यूशन। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। चलते हैं तीसरे एडिटोरियल की तरफ। तीसरा एडिटोरियल दरअसल हमारा लोकल गवर्नेंस के साथ लिंक करता है। देखो इसमें दोनों चीजें हम डिस्कस करेंगे। कुछ राइटर ने प्रीलिम्स ओरिएंटेड फैक्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो बताए हुए हैं, और साथ साथ हम ना इस क्वेश्चन को, इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को मेन पर्सपेक्टिव से भी काफी इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, और इसको आप जीएस पेपर 2 के इस कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखो राइटर यहाँ पे बात करते हैं कि इंडिया में, इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करूं तो लगभग 1990 में, 1993 के अंदर हमें ये चीजें देखने को मिलती हैं, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, जब हमने 11th और 12th शेड्यूल किए, जो पार्ट 9 और थे ना, वो सारी चीजें हमने इंट्रोड्यूस करी कॉरस्पॉन्डिंग। पार्ट 9 और पार्ट 9 ने इनको इंट्रोड्यूस किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और उसकी वजह से क्या हुआ, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ी लोगों की तरफ। पर एक्चुअल में क्या ये सिस्टम तब से ही शुरू हुआ था? द आंसर इज नो। अगर आप हमारी हिस्ट्री में जाओ ना, तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे कि ऋग्वेद के अंदर सभा का जिक्र है। ये क्या था सभा? एक तरह की विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन ही तो थी, जहां पर सब लोग मिलकर डिसीजन लेते थे। उसकी तरह ही पंचायत, पंचायत का देखो वर्ड ही पंच से आया है, पंच मतलब 5, तो काउंसिल ऑफ 5 था, वो चीज होगी। फिर मौर्यन में भी देखो, गुप्ता में भी, हालांकि देखो मौर्यन में उतना नहीं था, बट पॉइंट इज कि हमें डिसेंट्रलाइजेशन तो कुछ ना कुछ तो देखने को मिलता है। बस ये हो सकता है कि लेवल का फर्क था, कभी हमें ये देखने को मिलता है कि डिसेंट्रलाइजेशन काफी ज्यादा होगी, कभी थोड़ी कम होगी, बट डिसेंट्रलाइजेशन तो थी ही थी। उसी तरह से हो गया ब्रिटिश के अंदर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो गया। तो राइटर ने यहाँ पे अलग अलग एग्जांपल्स दिए हैं कि हिस्ट्री के बेसिस के ऊपर किस तरह से हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिले थे लोकल गवर्नेंस के मुद्दे के ऊपर। इवन जो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, तो 40 आर्टिकल 40 के अंदर एक गांधीयन डीपीएसपी है, जहां पर हमने क्या बात करी थी कि इस तरह की विलेज पंचायत होनी चाहिए। फिर फाइनली उनको हमने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू उसको हमने रियलाइज भी कर दिया। साथ ही साथ
हमें कमेटीज भी देखने को मिलती हैं, बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, जीवी के राव कमेटी, एल.एम. सिंघवी कमेटी, इन सभी ने अपनी अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं। तो ये तो था किस तरह से हमारी लोकल गवर्नेंस इंडिया में इवॉल्व हुई। अभी बात करें अगर प्रेजेंट स्ट्रक्चर की, तो प्रेजेंट स्ट्रक्चर ये चल रहा है कि एक तरह का 3 टियर सिस्टम है पंचायती राज का हर स्टेट के अंदर। जैसे कि एक हो गया विलेज पे, एक इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, इस तरह से आप इमेजिन कर सकते हो 3 टियर सिस्टम। रूरल एरियाज के लिए 3 टोटल बॉडीज होती हैं, ठीक है ना। ऊपर आ गई एक तरह से क्या हमारी जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक है, या फिर डिस्ट्रिक्ट जिला परिषद बोल सकते हो आप इसको, फिर साथ ही साथ ब्लॉक काउंसिल और पंचायत समिति, एंड लास्टली ग्राम पंचायत या फिर जो हमारा विलेज काउंसिल होती है वो चीजें होगी, राइट। अब बात करें ग्राम सभा की, तो ग्राम सभा का मीनिंग क्या है? ग्राम सभा के अंदर सब लोग आ जाते हैं। सब लोग का मीनिंग एक्चुअली मीनिंग अडल्ट पॉपुलेशन, जो उस पर्टिकुलर गांव की अडल्ट पॉपुलेशन है उनके द्वारा, ठीक है ना। और ये सभी मिलकर क्या करते हैं? ग्राम पंचायत के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, बिल्कुल। इसी तरह से यहाँ पे जो अर्बन एरियाज की बात होती है, वहां पर भी हमें 3 टाइप की बॉडीज देखने को मिलती हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, म्यूनिसिपल काउंसिल या म्यूनिसिपैलिटीज और टाउन काउंसिल, ठीक है। यहाँ पर आप थोड़ा ना और अच्छे से इमेजिन कर सकते हो, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती हैं जिनमें पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा होती है, उन पर्टिकुलर एरियाज के अंदर होती है। यहाँ पर 1 लाख से 1 लाख नहीं, सॉरी 10 लाख से जिनकी कम होती है, राइट। और यहाँ पर ये जो टाउन काउंसिल होते हैं ये उन एरियाज के लिए हैं जो एक तरह से क्या होते हैं? ट्रांजिशन एरियाज। रूरल से अर्बन के लिए जो ट्रांजिशन एरियाज होते हैं वहां पर ये चीज देखने को मिलती है। सिमिलरली ये पर्टिकुलर चीज भी हमने डिस्कस करी। तो ये था हो गया हमारा क्या स्ट्रक्चर होता है। ऑन द अदर हैंड बात करें, देखो जो हमारे 5th एंड 6th शेड्यूल वाले एरियाज हैं उनको इससे एग्जेम्पशन मिली हुई है, जो शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज होते हैं। और साथ ही साथ जो 5th शेड्यूल वाले एरियाज हैं वहां पर हमने क्या इंप्लीमेंट किया हुआ है? वहां पे पैसा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज की बात करी गई है। ये 10 स्टेट्स में होता है। जो 6 शेड्यूल वाले होते हैं ना, ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वहां पे होती है, तो वहां पर ये पैसा इंप्लीमेंटेड नहीं है। तो ये बात थोड़ा ध्यान में रखना कि 6 शेड्यूल के लिए नहीं होता पैसा, पैसा होता है 5th शेड्यूल वाले के लिए जो कि 10 स्टेट्स के अंदर है। जो AMTM की बात करते हैं ना, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, वहां पर ये चीज नहीं होती क्योंकि वो 6 शेड्यूल के अंदर आ जाते हैं। वहां पर हमें क्या देखने को मिलती है? ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये चीजें देखने को मिलती हैं। ये इसलिए करी गई हैं ताकि उनके कुछ अपने कुछ लॉज होंगे, कुछ जो ट्राइबल एरियाज के अपने कस्टमरी लॉज होंगे उनको मेंटेन करने के लिए। इसके साथ ही 1/3 सीट्स जो हैं वो वुमेन के लिए रिजर्व्ड है, और साथ ही साथ SC ST के लिए उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से, और जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए ये चीजें दे रखी हैं, ठीक है। देखो बात करें इनके अगर रोल की कि क्या इनका रोल रहा है, तो काफी आसानी से आप समझ सकते हो। अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज होती हैं, सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर हो गया, टैंक्स, रोड्स, ये सारी चीजें कंस्ट्रक्शन करना, ठीक है ना, आसपास की रोड्स जो होती हैं वो बनाना। इसके अलावा आपका हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, वुमेन हो गया, इसके ऊपर कहीं ना कहीं काम करना, ये भी इनका सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर के अंदर ही आता है। थर्डली कुछ जुडिशियल फंक्शंस हो गए, ठीक है, जैसे कि न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत, ये सारी एक्टिविटीज भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। इसके साथ ही देखो, बट रोल तो हमने समझा, कुछ चैलेंजेस भी हैं। जैसे कि पहला चैलेंज है फंक्शनल चैलेंज। फंक्शनल चैलेंज का क्या मतलब? देखो 11th और 12th शेड्यूल जो था उसके अंदर हमने क्या तय किया था कि इनको ना जो सब्जेक्ट्स हैं उनका डेवोल्यूशन होगा, ठीक है। मतलब कि जो इनकी पावर्स थी, स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर थी, उनको डिवॉल्व किया जाएगा नीचे। तो यहाँ पर हमने अप्रोक्सीमेटली 29 सब्जेक्ट्स देखे थे। पर क्या स्टेट्स ने एक्चुअल में ये जो पावर्स थी सारी की सारी 29 सब्जेक्ट्स, क्या वो सारी म्यूनिसिपल एज इन लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दी? द आंसर इज नो। अभी भी स्टेट गवर्नमेंट ने सारे फंक्शंस उनको ट्रांसफर नहीं करे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है सिर्फ ऐसा ना कि बता दिया है कि ये आपकी ये प्रोविजंस को हमने ट्रांसफर कर दिया है, बट कई प्रोविजंस अभी तक ट्रांसफर नहीं भी हुई हैं। तो इससे हमारी सिस्टम की एफिशिएंसी को फर्क पड़ा है। इसके साथ ही स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ पैरेलल स्ट्रक्चर्स बना दिए हैं। मान लीजिए एग्रीकल्चर, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, या फिर मान लो सिंपली रोड कंस्ट्रक्शन का काम हो गया। तो रोड कंस्ट्रक्शन का काम हो सकता है कि इन लोकल बॉडीज को भी दे दिया, या फिर मान लो साथ में हमने एक बॉडी बना दी स्मार्ट सिटीज के इंप्लीमेंटेशन के लिए। अब ये भी उन्हीं चीजों के काम कर रही है। तो यहाँ पर ये भी वही काम कर रही है लोकल बॉडी भी, और हमने एक पैरेलल बॉडी बना दी वो भी यही काम कर रही है। तो इससे होगा क्या? इससे पता ही नहीं लग रहा ना कि कौन सा काम किसको करना है, कौन सा फंक्शन किसको करना है। तो लोकल बॉडीज का जो स्टेटस है वो दरअसल में अंडरमाइन होता है, क्योंकि हमें क्लैरिटी है ही नहीं कौन सा काम कौन कर रहा है। इसके साथ ही जो 74th अमेंडमेंट था उसमें बात करी थी एक DPC, दैट इज डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के बनाने की, ताकि जो अलग अलग प्लान्स हैं उनको आपस में कंसोलिडेट किया जा पाए। पर
ऐसा देखा गया है कि नियरली जो 9 स्टेट्स हैं उनके अंदर डीपीसी क्या है, नॉन फंक्शनल है, और 15 स्टेट्स के अंदर तो इसका प्लान बना भी नहीं है। ठीक है, तो ये होगी किसकी बात, फंक्शनल चैलेंजेस। तो ये पहला चैलेंज है इंपॉर्टेंट, फंक्शनल। दूसरा आते हैं फाइनेंशियल चैलेंजेस के ऊपर, पर बिफोर दैट आप इतना जान लो कि फाइनेंस आता कहां से लोकल गवर्नमेंट के पास। तो इसके पीछे अलग अलग तरीके हो सकते हैं। पहला है इंटरनल, दूसरा है एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब अपने हिसाब से अपना रेवेन्यू जनरेट करें, जैसे कि आप कुछ टैक्स लगा सकते हो, लैंड टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इस तरह के टैक्सेस के थ्रू अपना रेवेन्यू जनरेट करे। दूसरा क्या हो सकता है, नॉन टैक्स, जैसे कि रेंट हो गया, यूजर की फीस होगी, ये सारी चीजें क्या आती हैं, इंटरनल रेवेन्यू जनरेशन के अंदर आती हैं। ऑन द अदर हैंड बात करें एक्सटर्नल, कि बाहर से इनको कहीं से पैसा मिले, जैसे कि कुछ पैसा इनको असाइन किया गया है, वो क्या है, जो देखो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट इनके बिहाफ पे कलेक्शन करती है, मान लो टोल हो गया, टैक्स हो गया, कुछ ड्यूटीज हो गया, कुछ फीस हो गया, ये वो है जो इनको मिलना ही मिलना है। दूसरा हो सकता है कुछ ग्रांट्स हो गया, कुछ लोन्स हो गया, जो कि या तो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट से, किसी बैंक से मिल रहे हो, कई बार कुछ बॉन्ड्स वगैरह भी इशू किए जाते हैं, तो वो सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। इवन यूपीएससी में ना, आई थिंक 3-4 साल पहले की बात है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि क्या क्या रेवेन्यू सोर्सेज हो सकते हैं इनके लिए। ठीक है, तो देखो ये तो इनके हमने डिस्कस किया कि इतने सारे सोर्सेज हो सकते हैं रेवेन्यू के कॉरस्पॉन्डिंग, हमारी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के कॉरस्पॉन्डिंग। पर ऐसा एक्चुअल में देखा गया है कि इनको ना फाइनेंस के रिगार्डिंग बहुत मेजर इशू है हमारी लोकल बॉडीज को। जैसे कि लोकल गवर्नमेंट का अगर मैं बात करूं एक्सपेंडिचर की, तो वो सिर्फ 2% है। समझ रहे हो, हम लोकल गवर्नमेंट को जो पैसा देते हैं खर्च के लिए, वो सिर्फ 2%, एज इन जो लोकल गवर्नमेंट का खर्च है जीडीपी का, वो सिर्फ 2% है। बाकी कंट्रीज में बहुत ज्यादा है। उसी तरह से हमने यहाँ पे बात तो कर ली कि कुछ सोर्सेज होते हैं इंटरनल, कुछ होते हैं क्या, एक्सटर्नल। पर ऐसा देखा गया है ना, ये जो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं यही मेजर कंपोनेंट है। इंटरनली हम कुछ जनरेट कर ही नहीं रहे, या फिर ऐसा समझो कि 90% यहीं से आ रहा है, सिर्फ 10% कहीं ना कहीं यहाँ से आ रहा है। तो हमें डिपेंडेंट हो जाते हैं किसके ऊपर, कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमें कुछ पैसे देगी, लोन देगी, स्टेट गवर्नमेंट कुछ लोन देगी, ये सारी चीजें। इसके साथ ही साथ ये भी एक चीज नोटिस करी गई है कि हमें ना जब पैसों को डिवॉल्व किया जाता है तो वहां पर कुछ कंडीशंस लगा जाती हैं। कंडीशन जैसे कि ये जो पैसा दिया है, मान लो 10,000 रुपया दिया है, ये पैसा इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही यूज करेंगे, इसी तरह से यूज करेंगे। तो वहां पर जहां पे लोकल नीड्स को हम ज्यादा अच्छे से कैटर कर सकते थे, वो एक तरह से टाइड हो गई हैं कि इसी पर्टिकुलर पैसे को इसी तरह से यूज करना है। तो लोकल नीड्स को शायद कई बार वो हम प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। उसी तरह से जो इसके लिए लोकल गवर्नमेंट के पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं हो पाते, तो ये सारी चीजें भी हमें देखने को यहाँ पर मिलती हैं। तीसरा चीज क्या है, फंक्शनरी चैलेंजेस। अब फंक्शनरी चैलेंज क्या है, यहाँ पर बात होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टाफ के रिगार्डिंग, लोकल गवर्नमेंट को प्रॉपर स्टाफ ही नहीं मिल पाता। ठीक है ना, आप देख रहे हो ज्यादातर में स्टाफ की बहुत कमी है, कई बार सिर्फ एक सेक्रेटरी जी होते हैं, उनको काम बहुत ज्यादा होता है। इसके साथ ही टेक्नोलॉजी का देखो यूज हो रहा है, जो कि एक अच्छी चीज है, बट इससे डिफिकल्टी पता क्या आ रही है, जब टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज होता है उससे चीजें हो जाती हैं सेंट्रलाइज, लोकल डिसीजन मेकिंग को पावर मिल ही नहीं रही। ऊपर से टेक्नोलॉजी में सब लिखा हुआ है कि पैसे इस तरह से यूज करने हैं, इस पर्पस के लिए यूज करने हैं, तो लोकल चीजों को हम उतना यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। इसके अलावा और भी दिक्कतें हैं, जैसे कि कुछ क्रिमिनल एलिमेंट्स आ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स। देखो दरअसल में आप जानते हो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, वो इलेक्शन करवाता है, चाहे जनरल इलेक्शन होते हैं हमारे जो लोकसभा वाले या स्टेट असेंबली वाले। तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो पूरी निगरानी रखता है कि कुछ गड़बड़ ना हो, कोई क्रिमिनल एलिमेंट ना आए। पर जब हम बात करते हैं लोकल बॉडीज की, तो जनरली वहां बात आ जाती है स्टेट इलेक्शन कमीशन की। तो ऐसा देखा गया है कि वहां पर अक्सर ऐसा उतनी शायद प्रॉपर ना स्क्रूटनी नहीं हो पाती। ठीक है ना, तो कुछ क्रिमिनल एलिमेंट इस तरह के उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। इलेक्शंस का जो प्रोसीजर होता है कि कितने टाइम के बाद करने हैं, वो अक्सर डिलेड रहता है। साथ ही साथ लोगों का पार्टिसिपेशन भी इसके अंदर अक्सर कम होता है। ठीक है ना, लोग वोट देने ही नहीं जाते इनके लिए। जैसे देख सकते हो दिल्ली का हो गया म्यूनिसिपल इलेक्शन, मुंबई का हो गया, सिर्फ लगभग 50-55% के आसपास लोगों ने टर्नआउट दिखाया, तो वोट करने ही नहीं जाते। लोगों को लगता है कि क्या करेंगे इसमें वोट करके। उसी तरह से वुमेन के लिए आपने देखा ना कि 1/3 सीट रिजर्व कर दी, रिजर्व तो कर दी, पर हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया सरपंच पति का। मान लीजिए एक वाइफ है या एक लेडी है बेसिकली, वो सरपंच बन जाती है, पर क्योंकि इसके पास अच्छी एजुकेशन नहीं है या ये इम्पावर्ड नहीं है, तो होगा क्या, इस इनके जो हस्बैंड हो गए ना, इसके बेसिस पे वो इसके बिहाफ पे वो सारे डिसीजन लेंगे। इनको बस एक तरह से ना रबर स्टैंप की तरह यूज कर लिया कि आपके पास आएंगे, बस आपका अंगूठा लगवा के चले जाएंगे। असली पावर कौन है, इनके पति जी के पास। तो सरपंच पति का ये होता है कि ये सिर्फ एक नॉमिनल हेड है, असली पावर किसके पास है, इनके हस्बैंड के पास। तो ये सारी सिचुएशन हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं।
ठीक है। तो ये तो कुछ चैलेंजेस हैं। देखो वैसे जो राइटर है थोड़ा उन्होंने ना चैलेंजेस पे ज्यादा फोकस किया है। ऑल तो देखो कुछ पॉजिटिव्स भी हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि आप जानते हो छवि रजावत जी का एग्जाम्पल है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये दरअसल में ना राजस्थान में एक सोडा विलेज करके है। ठीक है, तो वहां पर इन्होंने एक बहुत एक्सेप्शनल काम किया है। इस पर्टिकुलर जो गांव की ना एक तरह से बोलो कि तस्वीर ही बदल के रख दी है। ये काफी एक एजुकेटेड पर्सन है, ठीक है, वहां की सरपंच बनी। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम करे। तो आपको एक पॉजिटिव एग्जांपल्स भी देखने को मिलते हैं जहां पर जब हमने डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन किया उसके पॉजिटिव बेनिफिट्स देखने को मिले। साथ ही साथ ऐसा भी देखने को मिला है कि जहां पे वुमेन होती है सरपंच, वहां पर हेल्थ और एजुकेशन बहुत प्रायोरिटी पे आ जाते हैं। बेसिकली जो होता है ना एक तरह से सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ एक ये गांधीयन आइडिया जो हमारा था, ठीक है ना, कि लोकली हम इनको करें, ग्राम पंचायत को कन्वर्ट करें, तो एक तरह से उनको भी बेनिफिट होता है। साथ ही साथ देखो लोकल प्रॉब्लम्स हैं तो उनके सोल्यूशंस भी लोकल लोगों को बहुत अच्छे से पता होते हैं। तो ये सारी चीजें भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। साथ ही एक चीज आप और नोटिस करो, कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम, ठीक है ना, जो लोकल कम्युनिटी है उसको सारी चीजें पता है अच्छे से कि क्या चीज कैसे करनी है। तो केरला कर्नाटका में कुछ समय तक ऐसा भी देखा गया कि वहां पर जो लोकल गवर्नमेंट थी उन्होंने अच्छा काम किया, क्योंकि ये ऐसी कुछ स्टेट्स हैं जहां पर प्रॉपर फंड्स, प्रॉपर फंक्शनरीज, ये सारी चीजें इनको डिवॉल्व कर रखी हुई हैं। तो एक तरह से कह सकते हो कि प्रॉब्लम्स को क्विकली रिस्पॉन्ड करने में लोकल गवर्नमेंट बॉडीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमेशा से रहता है। तो यहाँ पे राइटर ये भी पूछ रहे हैं कि क्या और स्टेप्स हम आने वाले फ्यूचर में ले सकते हैं। पहला है स्टेट फाइनेंस कमीशन के रिगार्डिंग। देखो अगर इनके पास पैसा ही नहीं होगा तो कैसे चीजें बन पाएंगी। तो यहाँ पर इन्होंने बात करी है कि प्रॉपर टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस हो, टीओआर, जिसके बेसिस पे ये देखा जाए कि कैसे लोकल बॉडीज के पास फंड्स को प्रॉपर्ली अवेलेबल करवाया जा पाए, ताकि उनके साथ ये जो फंड्स की शॉर्टेज है ये ना रहे। साथ ही हमने ये भी देखा था कि इंटरनल सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू से सिर्फ वो 10% का नियरली रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये इनको कैसे ऑगमेंट किया जाए ताकि ये इंश्योर कर पाए कि इंटरनल सोर्सेज से पैसा है एंड उसको यूटिलाइज कर पाए। दूसरा है इलेक्शन, हमने देखा कि रेगुलर इंटरवल पे नहीं हो रहे, तो यहाँ पर स्टेट इलेक्शन कमीशन की बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इनको वो चीज करे। तीसरा, इनको रिवाइटलाइजेशन किया जाए ग्राम सभा का, वार्ड कमेटीज का, यहाँ मीडिया का यूज किया जाए, लोगों के अंदर जागरूकता लेके आई जाए। इसके साथ ही साथ इनके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को भी थोड़ा हमें स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। स्टेट डिपार्टमेंट्स को भी अकाउंटेबल करना पड़ेगा ताकि ये जो कुछ इश्यूज हैं ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग ना रहें। लास्टली, ह्यूमन रिसोर्सेज की कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करना, हमने ये भी पॉइंट पढ़ा था, ठीक है ना। यहाँ पे ट्रेनिंग हो सकती है, वुमेन को एम्पावर करना हो सकता है, साथ में ही एनजीओ की हेल्प ली जा सकती है, सीएसओ, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की, ताकि इंश्योर किया जा पाए कि जो डिफरेंट डिफरेंट लूप होल्स हमारे यहाँ इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर अवेलेबल हैं, इन लूप होल्स को हम हटा पाए, इन बॉडीज को एम्पावर कर पाए। तभी ये चीज पॉसिबल है कि हम एक्चुअल में जो इंक्लूसिव ग्रोथ का आइडिया अचीव करना चाहते हैं, जहां पर हर सिटीजन इंडिया का एम्पावर हो, वो अचीव करने के लिए ये सभी स्टेप्स लेने बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये काफी अच्छा आर्टिकल था क्योंकि इसमें देखो आपकी प्रीलिम्स के भी बहुत इंपॉर्टेंट राइटर ने फैक्ट्स आपके साथ कवर कर लिए, मेंस के भी ना आपके चैलेंजेस, आपके पॉजिटिव्स, क्या फ्यूचर में स्टेप्स होने हैं। तो एक डेफिनेटली एक काफी होलिस्टिक आंसर इसके बेस पे आप तैयार कर सकते हो, राइट। तो फ्रेंड ये थे आज की डिस्कशन। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।